पूरी की पूरी एक ब्रांच है, क्या है? थर्मोडायनामिक्स एक बहुत बड़ी, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी ब्रांच है ये। सही है, इसका कोई छोटे लेवल पे नहीं बल्कि बहुत ही बड़े लेवल पे यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बड़े बड़े इंजन्स बनाना, सही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तक में ये लगती है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बता दूं, दो वर्ड आपको समझने पड़ेंगे, एक होता है थर्मोस्टैटिक्स, क्या, और एक होता है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स, इसे हम लोग थर्मोकाइनेटिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मोकाइनेटिक्स, थर्मोकाइनेटिक्स। थर्मोस्टैटिक में क्या होता है, जिसमें आप स्टडी ऑफ हीट, ठीक है, व्हेन इट प्रेजेंट इन अ क्लोज सिस्टम, इन अ क्लोज्ड सिस्टम। अभी क्लोज सिस्टम क्या है ये सब मैं आपको बताता हूं अभी। तो व्हाट इज थर्मोस्टैटिक्स? स्टडी ऑफ हीट व्हेन इट इज प्रेजेंट इन अ क्लोज्ड सिस्टम। और thermodynamics means study of heat when heat is flowing one point to another point or system or between system and surrounding between system and surrounding। सबसे मेन लाइन यही है कि हीट फ्लो हो रही है बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैंने थर्मोफ्लास्क लिया, क्या लिया, ठीक है, ठीक है, थर्मोफ्लास्क होता क्या है, एक चीज आती है जिसमें आप कोई भी लिक्विड डाल दो, या आप क्या डाल दो, टी डाल दो, गरम गरम या गरम पानी डाल दो, उसके बाद बंद कर दो और वो उसी के अंदर है। तो ये क्या है बताओ? हीट हम बाहर नहीं निकलने दे रहे, बिल्कुल क्लोज करके रखना। तो ये क्या है? थर्मोस्टैटिक्स। ऐसा ही हम करते हैं बड़े बड़े रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ। किसके साथ? आप शायद नहीं जानते रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होता है। जैसे कि अगर यूरेनियम को हम खुले में रख दे, यूरेनियम आपने सुना है कभी? यूरेनियम 92 उसका एटॉमिक नंबर होता है, 238 उसका मास होता है, क्लियर है? अगर हम इसे खुले में रख दें तो ये इतना ज्यादा बाहर रेडिएशन फैलाएगा, ठीक है, हीट को इतना बाहर निकालेगा कि उसके आसपास जो भी होगा उसको आइदर कैंसर हो जाएगा या फिर उसको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई डिजीज हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ये काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मतलब ये हीट को अपनी बॉडी में से या अपनी एटम में से बाहर निकालता रहता है। तो इसको हम क्या करते हैं, लेड के चेंबर्स में या बड़े बड़े थर्मो जो रेजिस्टेंस चैम्बर्स होते हैं उनमें रखा जाता है, ताकि ये ना तो अपनी हीट बाहर निकाले और ना ही अपनी रेडिएशन बाहर निकाले। समझ में आ रही है बात आपको? इसको क्या हम खुले में दे सकते हैं, हाथ हैंड टू हैंड, ये लो ले लो। हाँ बताओ। इसकी फॉर्मेशन होती है या फिर ये ऑफ किया जाता है? ये ऑफ भी कर सकते हैं और फॉर्म भी कर सकते हैं, दोनों हमारे पास ऑप्शन है। उस टाइम पे नहीं होगा? नहीं, जब ये जहां से मिलता है ना वहां से आपको प्रॉपर बिल्कुल थर्मो रेजिस्टेंस सूट या ब्लैक बॉडी रेडिएशन रेजिस्टेंस सूट आपको पहन के जाने होते हैं, जहां से इसे डिराइव किया जाता है। और इसे बनाया भी जा सकता है और मिलता भी है ये, सही है। ये समंदरों के अंदर से मिलता है बेसिकली, ठीक है। एक्चुअली में ये समंदर जहां खत्म होने वाला हो और जो कोर है उससे पहले का जो मिडल पोर्शन होता है ना, वहां सबसे ज्यादा पाया जाता है। समझ में? उसे मैं बोलता हूं, एक हमारे अर्थ के अंदर कोर के ऊपर और समंदर के बीच में एक लेयर है जिसे बोलते हैं हम थर्मल लेयर, उसके अंदर पाया जाता है। सही है। कभी मैं आपको कोई कहानी सुनाऊंगा इससे रिलेटेड, पर अभी के लिए तो आप लोग को इतना ही जानना है
कि थर्मोकाइनेटिक्स का मतलब होता है हीट का फ्लो करना, क्या करना। और स्टैटिक में तो हम हीट को क्लोज सिस्टम के अंदर रखेंगे, किसके अंदर रखेंगे, क्लोज सिस्टम। अभी क्लोज सिस्टम, सराउंडिंग, ये सब क्या है। देखो तुम लोगों ने वैसे केमिस्ट्री की थर्मोडायनामिक्स पढ़ी होगी, और मैं आपको बोलूंगा कि आप है ना उसको फिजिक्स के साथ कंपेयर ना करें। समझना पहला पॉइंट, जब भी थर्मोडायनामिक्स हम स्टार्ट करते हैं, पहला आपको मैं देना चाहूंगा बात कि वहां अलग चीज तरीके से चीजें करती है, और वहां पर थ्योरेटिकल थर्मोडायनामिक्स है और यहां पर है प्रैक्टिकल थर्मोडायनामिक्स। थ्योरेटिकल थर्मोडायनामिक्स में आप एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, समझ रहे हो, ये सब पढ़ते हो, सही है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें बिल्कुल प्रैक्टिकल फिजिक्स यूज होगी, ठीक है। अब कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं। मैं आपको 3 वर्ड बताना चाहता हूं। पहला वर्ड है सिस्टम, इस चैप्टर में जो यूज होगा। दूसरा है सराउंडिंग, और तीसरा वर्ड जो है वो केमिस्ट्री में नहीं होता शायद, क्या लिखा है, बाउंड्री। बाउंड्री, सिस्टम और सराउंडिंग, सही है। एग्जांपल के तौर पे आप अगर ध्यान से इस रूम को देखो, आप इस रूम से बाहर जाओ थोड़ा, आप देखो कि आपको बाहर हीट ज्यादा महसूस हो रही हो, सॉरी ठंडा ज्यादा लग रहा होगा, और इस रूम में क्या लग रहा है उतना ठंडा आपको, किसको लग रहा है, क्या आपको ठंड कपकपी सी हो रही है। अंदर वाले रूम में चले जाओ, वहां बिल्कुल भी नहीं है। वहां चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, एक ही टेम्परेचर रहता है अंदर वाले। इतनी ज्यादा ऑफ हॉट टी, इससे हम सिस्टम लेंगे, क्या लेंगे, सिस्टम, जिसका टेम्परेचर बताओ कितना ले लिया ने। ये सिस्टम, ये कप ऑफ टी कितने डिग्री पर है, ध्यान से समझना, अभी क्या है 100 डिग्री पे मौजूद। अभी पूरे मान लेते हैं इसके आसपास का इन्वायरमेंट है, आसपास का इन्वायरमेंट है, वहां का टेम्परेचर है 8 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। क्या इसके कारण ये 8 का 9 हो जाएगा, क्या इस 100 के कारण, 100 डिग्री के कारण आसपास का पूरा टेम्परेचर 9 डिग्री हो जाए, नो सर। ऐसे तो मैं उबालता हुआ पानी, खोलता हुआ पानी ले जाऊं छत पर रख दूं, क्या गर्मी हो जाएगी पूरी दिल्ली में, दिल्ली छोड़ो लक्ष्मीनगर में ही गर्मी हो जाएगी, सही है क्या। पर मैं एक बात बताऊं, इसके आसपास तो थोड़ी गर्मी फील होगी आप, चाहे पूरे पूरे सराउंडिंग का टेम्परेचर ना बदले, पूरे सराउंडिंग का टेम्परेचर ना बदले, पूरा सराउंडिंग तो पूरा वो हो गया ना, सराउंडिंग में पूरा यूनिवर्स तक ले सकते हो आप, सराउंडिंग कितनी भी बड़ी हो सकती है। सर हम लोग फिजिक्स में कहते हैं एक बाउंड्री होती है, क्या होती है, जहां तक ये सिस्टम क्या डाल सकता है, हीट ट्रांसफर नहीं, अपना इफेक्ट डाल सकता है, क्या डाल सकता है, पूरे यूनिवर्स पर यह इफेक्ट नहीं डाल सकता, पूरे सराउंडिंग पर यह इफेक्ट नहीं डाल सकता, पर आसपास में तो यह इफेक्ट डाल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई बंदा नहा के आया है जस्ट गर्म पानी से, और आप उसमें एंटर कर रहे हो बाथरूम में, गर्मी होगी, बताओ क्यों, सही है। अभी कोई नहा के नहीं आया था, बिल्कुल सुबह सुबह जा रहे हो, ठंडी रहेगी, ज्यादा गर्मी नहीं होगी। पर जब कोई नहा के आया है, समझना, क्योंकि स्टीम ने उस पूरे बाथरूम में अपनी एक क्या बना ली, बाउंड्री, कि भाई मैं पूरे यूनिवर्स या पूरे सराउंडिंग को तो गर्म नहीं कर सकती, पर अपने आसपास की बाउंड्री को गर्म कर सकती। कौन समझ पा रहा है। अब बताओ मुझे, आपने एक हीटर लगाया, क्या लगाया है, हीटर, क्या हीटर पूरे सराउंडिंग में अपनी गर्मी फैलाएगा, या उसकी एक बाउंड्री होगी, एक उसकी एक रेंज होगी, बाउंड्री होगी, सही है। एसी की भी तो ऐसा ही होता है, एक रेंज होती है ना, कि एक रूम, आधा रूम, है ना, उसके बाद वो काम नहीं करता। तो हम लोग 3 चीजें लेके चलते हैं, सिस्टम, बाउंड्री, सराउंडिंग।
सही है। सराउंडिंग के कारण ये जो टी है, कप ऑफ टी, ये ठंडी होने वाली, पर ये अपना इफेक्ट एक दूरी तक तो करेगी करेगी पर्टिकुलर। इसीलिए कभी आप जाना, जब मम्मी खाना बना रही है, जिस टाइम गैस वैस चल रही हो, तो उस टाइम वहां गर्मी रहती है। किसने महसूस किया है? यस सर। सही है। और ये पाया भी गया है कि किचन में हल्की गर्मी होती है, क्योंकि रीजन क्या है, वहां पर हीट का अपनी एक क्या होती है, तो सिस्टम क्या है जो अफेक्ट करने वाला है। सही है। सराउंडिंग क्या है, ठीक है, जो उस पर इफेक्ट डालेगी। पर बाउंड्री का है जहां तक सिस्टम अपना एक क्या दिखा सकता है, इफेक्ट दिखा सकता है। समझ आया कि कोई बात समझ आ रही है आपको? जैसे कोई ठंडी जगह है, मतलब आप मान लो आपके पास एक आइस ही पड़ी हुई, एक आइस का बहुत बड़ा क्या पड़ा हुआ है आपके पास, आइस की बड़ी एक सिल्ली पड़ी हुई है, आइस स्लैब। क्या? आइस स्लैब पड़ी हुई है बड़ी सी। पर क्या उसकी ठंडक भी एक पर्टिकुलर रेंज तक महसूस की जा सकती है? यस। उस आइस स्लैब के पास आप हल्का सा जाओगे, टच नहीं कर रहा, उसके हल्का आसपास आप थोड़ा फील करना आंखें बंद करके, आपको क्या महसूस होगा? मतलब ये सिस्टम है, इसके आसपास जो बाउंड्री जहां फीलिंग हो रही है ठंडक की, वो बाउंड्री है, और पूरी क्या है? कौन समझा? ऑनलाइन में कोई बच्चा है जो इन तीनों बातों को समझ पाया है दिल से? यस यस सर। सर। यस सही सर। है। मैं यस कोई सर। देखो, कोई डेफिनेशन से आपको नहीं समझा सकता, ये सिर्फ एक आप खुद ही समझ सकते हो कि कहना क्या चाह रहा हूं। व्हाट इज बाउंड्री? ठीक है, बाउंड्री इज द रेंज वेयर वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ सिस्टम। बाउंड्री इज द रेंज वेयर वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ सिस्टम। बाउंड्री वो रेंज है जहां तक आप क्या सीख सकते हो, मतलब क्या देख सकते हो, इफेक्ट ऑफ सिस्टम, बस खत्म। तो सराउंडिंग और बाउंड्री अलग होती है। सराउंडिंग तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, पर बाउंड्री जहां तक उसका अफेक्ट, अब जैसे हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिरा है, वहां रेडिएशन हुई, पर उसकी भी तो एक पर्टिकुलर रेंज है ना। क्या उसका अफेक्ट यहाँ इंडिया में भी देखने को मिल रहा है? नहीं देखने को मिल रहा। तो जहां तक उसने अफेक्ट करा, वो क्या थी उसकी, वो उसकी रेंज थी। क्लियर है? अब जैसे न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह हम टेस्ट करते हैं, तो हम ऐसी जगह पर न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करते हैं, आइलैंड्स पर, ज्यादातर कहां पर? आइलैंड, जो खाली आइलैंड्स पड़े हैं, ठीक है, वहां पर जाके हम क्या टेस्ट कर देते हैं, न्यूक्लियर वेपन, ताकि उसका उसका रेडिएशन का या उसका इफेक्ट हमारी कंट्री तक ना आए। समझ? अक्सर ऐसे काम कौन करता है जो बिना परमिशन के, बिना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के कहीं पर भी टेस्ट कर लेता है? बताओ कौन है? नॉर्थ कोरिया का संकी तानाशाह किम जोंग चुनचीन, है ना? ठीक है, सही है। आप उसे अपनी पिक भेज देना, वो आपसे शादी करेंगे। साउथ कोरिया जाओगे? वैसे बताऊं, कोई भी कोरिया एक अच्छी कंट्री नहीं है। आप अगर उनको ध्यान से, बीटीएस है ना, सर के पॉप वाले बैठे क्या होंगे है? ना। चलो कोई बात नहीं, आप चले जाना, पर घूमने के लिए वैसे चले जाओ, पर वहां पर जो सब एजुकेशन सिस्टम और सब की एकदम ऐसा ही है। कोरिया में सबसे ज्यादा रट्टे वाला एजुकेशन सिस्टम है, पता है आपको? आप कभी Yes, देखना, sir. सबसे ज्यादा रटने वाला एजुकेशन सिस्टम वहीं पर है। वहां पर तो इतना रटने वाला एजुकेशन सिस्टम है कि जिस दिन एग्जाम खत्म हो जाता है ना, तो एक रस्म होती है जिसमें आपको अपनी कॉपियां फाड़ के सबसे टॉप पे जाके फेंकनी होती है, चीर हरण करके उनका। ये वहां रस्म है कि जिस दिन आपका एग्जाम खत्म हो गया, वहां पे माना जाता है कि बुक का भी भूत होता है, हाँ, जो हमें डराता है। तो इसलिए वहां पे वो रस्म पक्की है कि जिस दिन आपका एग्जाम खत्म हो जाए और आप पास हो जाओ, उस दिन बुक आपको फाड़नी है, मतलब एक एक पन्ना पन्ना अलग करना है। और क्या बेटे, वहां फाड़ देंगे तुम्हें। सही है। वहां पर एक ऐसा सिस्टम भी है जिसमें, जैसे अभी फिजिक्स की क्लास चल रही है, वहां पर एक अच्छी बात यह है कि ओपन स्कूलिंग है। मतलब का मतलब है, दिन भर मैं पढ़ा रहा हूं, फिर एक दूसरी किसी और की फिजिक्स की क्लास चल रही है, तीसरी किसी और की चल रही है, आप किसी भी क्लास को अटेंड कर सकते हो, क्योंकि वहां 24/7 क्लास चलती रहती है।
जिसको रात में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो रात में क्लास लेते हैं वहां पर। आप नेट पर सर्च करना कि एजुकेशन सिस्टम सबसे अलग कोरिया का ही है, और वहां पर 24/7 क्लासेस चलती हैं। सर चाइना का भी मिलता जुलता ही है। आप कभी भी जाके क्लास ले सकते हो किसी भी फेवरेबल टाइम पर। सही है। और आपको एक में समझ नहीं आया, आप जाके दूसरे में ले लो, तीसरी में ले लो, पर अपनी पढ़ाई कैसे भी करके पूरा कंप्लीट करो। तो अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आया सराउंडिंग क्या होता है, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री क्लियर है। बाउंड्री की अगर आप डेफिनेशन लिख सकते हो तो लिख लो, और वो डेफिनेशन ये है बाउंड्री की कि इट इज द रेंज वेयर वी कैन सी द अफेक्ट ऑफ सिस्टम। इट इज द रेंज वेयर वी कैन सी द अफेक्ट ऑफ सिस्टम। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को थर्मोडायनामिक के बारे में थोड़ा बहुत पता लग पा रहा है। यस सर। वेरी गुड। सही। अब इसी बात पर मैं आपको एक वर्ड बताना चाहूंगा, रेजिलेशन। क्या? हेडिंग डालो, रेजिलेशन। ठीक है। अब ये रेजिलेशन होता क्या है? देखो क्या होता है, हम एक आइस स्लैब लेके आए। क्या लेके आए? आइस की बहुत ही बड़ी स्लैब। कभी आपने देखी है शादी वगैरह में इतने बड़ी बड़ी स्लैब्स होती है, ऐसे बड़ी बड़ी। सही है। उसमें से थोड़ा तोड़ के घिसते हैं, फिर गोला बना के दे देते हैं। देखा ही होगा। बीच में अफवाह फैल गई थी कि जो गोले वाले होते हैं ना, उनके पास आइस कहां से आती है, जो मुर्दों के नीचे रखी जाती है। तब से लोगों ने गोले खाने कम कर दिए। सही है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो रेजिलेशन का मतलब बताता हूं आपको। क्या करना है, एक बहुत ही बड़ी आइस की स्लैब लेनी है और एक बहुत पतला वायर लेना है, स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल वायर। कौन सा? स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल वायर लेना है, पर वो वायर पतला होना चाहिए। जैसे कॉपर का ले सकते हो, कॉपर का ड्यूरेबल वायर भी होता है और काफी पतला भी रहता है। उस कॉपर के वायर को स्लैब के उस साइड लटकाना है और यहां से आते हुए इधर भी लटकाना है। समझ गए? मतलब कि अगर ये स्लैब है, ये अगर स्लैब है तो यहां से इधर लटकाना और यहां से इधर लटकाना। और आपको 50-50 किलो के यहां वेट टंगा देना है, अटैच कर देना है। काफी ज्यादा वेट। क्या बताओ इस पर्टिकुलर एरिया पे प्रेशर पड़ेगा? सोचो आप हो, आपको ऐसे लेटा दे, यहां से एक वायर निकालें और उसमें 50-50 किलो रख दे, कैसा लगेगा? समझ गए? क्या उतने प्रेशर से कट नहीं जाएगा? डेफिनेटली कटेगा। आपको पता है ये भी धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएगी, और पता है एक टाइम ऐसा आएगा ये इसमें से पार पार हो जाएगी। ये मतलब धीरे धीरे इसे काटते हुए पार हो जाएगी। सही है। क्या इसके दो हिस्से हो जाएंगे? क्या इसके दो हिस्से हो जाएंगे? अरे वो इसके आर पार जा चुकी है। जैसे हमारे आर पार कोई चली जाए चीज तो हमारे दो हिस्से नहीं होंगे, पर इसके नहीं होंगे। इसके पीछे का मतलब है रेजिलेशन। रेजिलेशन क्या होता है? रीफ्रीजिंग ऑफ पार्टिकल्स, रीफ्रीजिंग ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। ड्यू टू नियर बाय particles which are at very low temperature, which are at low temperature. They nearby particles gain heat from सर आपने इसकी डेफिनेशन का पहला वर्ड क्या लिखा है? refreezing of particles due to nearby particles which are at low temperature.
nearby particles gain heat from melted particles. सही है। ये डायग्राम जरूर बनाना, ये डायग्राम वैसे अच्छा सा बना भी रखा है, वो पेज बता देता हूं आपको कहां है वो पेज। वो पेज है 287। बच्चों आपने 287 पेज है, ये नई बुक है पुरानी बुक है? ये नई बुक वाली है, तो 287, तो पुरानी बुक पे 4 कम कर दो तो 283। अरे लल्लू ये यार पीछे है यहाँ पे, इसलिए बताया क्योंकि ये चैप्टर से रिलेट कर रहा सर है। इसकी पिक सेंड करना एक बार, इसकी बोर्ड की सर। बोर्ड की? अच्छा बोर्ड की भेजना, मुझे बोर्ड की पिक्चर भेजना। बच्चों समझ गए आप लोग? किसको दिखी? Yes, sir. तो आप लोगों को पता होगा कि स्लैब आर पार होने के बावजूद भी ये पूरा टूटेगा नहीं 2 हिस्सों में, बिल्कुल एकदम सही रहेगा। ये तो वुडन ब्लॉक पे रखा गया है। सही है। यहां देखो इसकी डेफिनेशन भी है, अगर तुम लोग ध्यान से पढ़ोगे ना तो इस यहां डायग्राम में और यहां इसकी डेफिनेशन भी है पूरी इस वाले पार्ट में, जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ के रेजुलेशन होता है रीफ्रीजिंग। क्या होता है, मिला नहीं आपको? देखो मैंने ये इस चैप्टर में आपको इसलिए बताया थर्मोडायनामिक्स में क्योंकि यहां ये फिट हो रहा है। रीजन क्या है, यहां पर पता लग पा रहा है कि जो आसपास के पार्टिकल है, उसने जो यहां पार्टिकल मेल्ट हुए थे उनको दोबारा क्या कर दिया, मतलब इस ठंडी बर्फ ने जो बाकी जो बर्फ मेल्ट नहीं थी उसने उनसे हीट खुद ले ली और उनको दोबारा क्या कर दिया, फ्रीज। अब छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। आपने कभी शादी में कुल्फी खाई है? आप देखो करो, लिक्विड कुल्फी डालते हैं और उसमें स्टिक डालते हैं, 1 मिनट भी नहीं होता, 1 मिनट भी नहीं लगता, वो दोबारा लो लो लो। किसने देखा ये वाला? यस सर। अच्छा ठीक है। हमारे राजस्थान में भी बहुत ये सब चीज मिलती है क्योंकि वहां गर्मी रहती है। तो ये ऐसा क्यों होता है कि उन्होंने 1 मिनट के अंदर अंदर दोबारा फ्रीज कर दिया उसको? सराउंडिंग इफेक्ट डाली, मतलब यहाँ बाउंड्री का सिस्टम आ रहा है कि नहीं? यस, एक्चुअली में यहाँ जो आसपास के ठंडे पार्टिकल्स है उन्होंने दोबारा इसे रीफ्रीज कर दिया। तो अगर आप इस तरीके से आर पार भी कर दोगे तो दोबारा ये क्या हो सकती है, फ्रीज हो सकती है। क्लियर? हाँ स्टार्टिंग में प्रॉपर हमें जाता हुआ दिखेगा, वो कट दिखेगा, पर धीरे धीरे दोबारा वो जॉइंट होता जाएगा। अगर लास्ट तक पहुंचेगा ना तो ऊपर वाला जुड़ता जाएगा उसी वक्त। ऐसा नहीं है पूरा पहले आधा होएगा, जैसे जैसे ये जाता जाएगा ऊपर वाला दोबारा जुड़ता रहेगा। क्लियर? इस चीज को आप कर भी सकते हो, आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठंडा पानी लेना, एकदम ठंडा पानी, उस ठंडे पानी में आपको क्या करना है, बर्फ डालनी है। क्या डालनी है? बर्फ पे धागा रखना है और नमक डालना है। आपको पता है धागा बर्फ के अंदर पहुंच जाएगा। कितना अजीब लगा ना, पर ऐसा होता है। सही है। आप एक क्या करना है, ठंडा पानी लेना, एकदम ठंडा, चिंगी चूल्हा चिल लिया, चिल्ड पानी। हाँ उसके अंदर आइस क्यूब है ना, वो डालने का। सही है। धागा होता है जो सिलाई में बटन धागा, सही है, वो उसके ऊपर थोड़ा डालना है इस बर्फ पे। बर्फ तो वैसे भी फ्लोट कर रही होगी, इसके ऊपर हल्का सा नमक डालना है। बता रहा हूं। फिर क्या होता है, आप जैसे उठाओगे धागे को, वो धागा बर्फ के अंदर होगा, लटकेगी। ऐसा पता क्यों? एक्चुअली में नमक की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो आसपास की, ठीक है, हीट लूज करके, मतलब आसपास की कोल्डनेस को एब्जॉर्ब करता है। कोल्डनेस को एब्जॉर्ब करके यहां पर एक बर्फ की एक मतलब थोड़ा आसपास में रीफ्रीजिंग कर देता है। उससे सरफेस आप सरफेस पर एक एक्स्ट्रा बर्फ की लेयर बन जाएगी, जिससे हमें लगेगा कि वो धागा किसके अंदर चलेगा, बर्फ ऊपर आ जाएगी लिटरली। फिर आप ऐसे करके
सही है, चलो कोई बात नहीं, आप लोग ये ट्राई जरूर करना, मजा आ जाएगा। किसी को मैजिक दिखा सकते हो, ठीक है? कोई बोले ना कॉमर्स वाला तुम क्या कर सकते हो, ले लो। यू कांट एक्सप्लेन इट, यू कांट सी इट। इसमें मुश्किल से इस पूरे एक्सपेरिमेंट को करने में 40 सेकंड भी नहीं लगे। 40 सेकंड के अंदर अंदर वो जम जाएगी। ऐसा नहीं सालों का वक्त लगेगा। इसमें तो वेट पे डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आप इसको काटते हो। जितना ज्यादा वेट होगा उतना जल्दी कटेगा, तो उतना ज्यादा रिफ्रीज हो जाएगा जल्दी। रेजुलेशन क्लियर है बच्चों आप लोगों को? यस सर। सही। हाँ, कहीं पर भी कर लो, किस कोई फर्क नहीं पड़ता। इस एक्सपेरिमेंट को आप कहीं पर भी कर सकते हो, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूं, हेडिंग डालो एक्सपेंशन ऑफ वाटर। या आप इसे लिख सकते हो अनोनिमस एक्सपेंशन या मिस्ट्री। मिस्ट्री एक्सपेंशन ऑफ वाटर। पानी का एक्सपेंशन ऑफ वाटर तुम अगर सुनोगे तो थोड़ा तुम्हें अजीब लगेगा। अब समझना क्या कह रहा हूं मैं। एक अदर एक्सपेरिमेंट में आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना हो बच्चों। आपके घर पे बिस्लेरी की बोतल है, तो जो 10, 15, 20 रुपए की जितने भी की आती हो, तो लेट सपोज ये वो बिस्लेरी की बोतल है। आपको एकदम ऊपर लेवल तक पानी भर देना है उसको, समझना, पूरा एकदम ऊपर टॉप तक पानी, एक भी जगह नहीं छोड़नी है आपको, पूरा ऊपर तक। और फिर क्या बंद कर देना है, ढक्कन, और फ्रीजर में रख देना है बर्फ उस पूरी बोतल को। 2 दिन बाद आप जब उसे निकालोगे, आप देखोगे कि वो जो बोतल थी वो पूरी क्रैक हो चुकी है, फट चुकी है। समझ रहे हो क्या करना है? बिस्लेरी की बोतल करना, फालतू दूसरी बोतलों को वेस्ट नहीं करना। घर की महंगी बोतल, मम्मी खुजली हो रही है मार के। किसमें? सब में, हर बोतल में होगा ये। यस, हमने उस पर कर रखी है, ये वाली बोतल पर। नहीं, ऐसी बहुत सारी है। सही है। ये बोतल जानते हो आप? पानी पी लेता हूँ थोड़ा। इसे पूरा सही कह रहे, रिकॉर्ड हो रहा है सब, ठीक है? इसको ऊपर तक भर दो, बंद कर दो, और किस में रख दो? फ्रीजर में। पर ऐसा करना नहीं क्योंकि ये महंगी बोतल है। ये पूरा टूट जाएगा। रीजन पता क्या होता है? कहते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ आइस। क्या आपको पता है आइस फ्लोट कर रही है पानी? देखो, वही चीज फ्लोट करती है पानी पर जिसकी डेंसिटी क्या हो, कम, या नहीं तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो। नहीं, दूसरी चीज पानी पे वो भी चीज फ्लोट करती है जिसकी सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो। जैसे लोहे का एक पूरा वेट हो, वो तो पानी में डूब जाएगा, पर उसी वेट को पतला कर करके एक प्लेट बना दे तो वो पानी में क्या करेगी, तैरेगी। इसीलिए तो शिप वगैरह पानी में क्यों तैरते हैं? उनका सरफेस एरिया बहुत क्या होता है, ज्यादा होता है, बड़ा होता है, क्लियर? बट वुड तो वैसे भी फ्लोट करता है। वुड आप कितना भी ले लो, वुड हमेशा पानी पर फ्लोट करेगा, क्योंकि वुड की डेंसिटी पानी से क्या होती है? डेंसिटी का मतलब होता है कि वुड के पार्टिकल, देखो मान लो ये पानी के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में इतना गैप है, तो वुड में वो गैप और भी क्या होगा? अगर ये गैप कम हो जाएगा, 2 पार्टिकल्स के बीच का गैप कम हो जाएगा, तो वो डूब जाएंगे। पर अगर गैप ज्यादा है तो वो उसके ऊपर फ्लोट करता है। वैसे भी वुड आपने देखा होगा खोखला सा होता है, अंदर गैप वैप होता है। किसने देखा है वुड में? समझ में आया आप लोगों को? कहीं है नहीं क्या? अक्सर आपने देखा होगा कि वुड जो है वो उसमें गैप से रहता है, दिखते भी है साफ साफ, क्लियर है? तो अब ऐसा क्या होता है, हमने अक्सर ये देखा है कि सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड। आपने सुना है?
सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड, बट आइस में ऐसा क्या हो गया कि वो पानी से भी और थोड़े क्या हो गए, दूर। मतलब अगर कोई बंदा, ठीक है, ऑन फ्रीजिंग वाटर particles of H2O, ठीक है, create more gap than before when H2O was liquid। ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकता है? On freezing water, particles of H2O create more gap than before। हवा नहीं, इसका आंसर हवा नहीं है, इसका आंसर है क्रिस्टलाइजेशन। क्या? चलो मैं आपको बताता हूं क्या है। पहले आप लिख लो, ये लाइन लिखी है आप लोगों ने? हाँ, इसे बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ वाटर। हेडिंग डाला आपने? ऑनलाइन वाले बच्चे सुन पा रहे हैं ये? यस सर। वेरी गुड। यस सर। आज मैं ग्रुप पे एक फोटो भी भेजूंगा, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। वैसे मैं अपनी तरफ से भी बनाता हूं और तुम भी वो बना लेना जो मैं बनाता हूं। देखो बच्चों, थोड़ा केमिस्ट्री का सहारा लूं। देखो केमिस्ट्री का सहारा लेता है। आपको क्या लगता है, आपको पता है H2O बॉन्ड ऐसा होता है, इसमें कितने बॉन्ड होते हैं? एक यहां, दो ही बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन दो ही बॉन्ड बनाता है, पर एक्चुअली पता है यहां पर एक और बॉन्ड होता है जो दिखता नहीं है। ये बताओ क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसा कभी देखा है? स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, ऐसा कुछ सुना है कुछ? ठीक है। पता है अगर कोई और भी वाटर होगा ना, जैसे ये एक और है, तो ये इसके साथ भी अट्रैक्ट हो जाएगा। सही है, क्योंकि ये स्लाइटली पॉजिटिव है, वो स्लाइटली, यहां पर कोई और भी है H2, तो ये इन दोनों में भी बॉन्ड मिल जाएगा, इन दोनों में भी बॉन्ड मिल जाएगा, इन दोनों में भी बॉन्ड मिल जाएगा। तो कैसे देख रहे हो कैसे क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है? ठीक है, फिर देखो, फिर मान लो यहां पर भी एक ऑक्सीजन है, ठीक है, यहां पर भी एक ऑक्सीजन है, यहां दो हाइड्रोजन है, तो इन दोनों में भी क्या हो जाएगा? बॉन्ड। और ये बॉन्ड रियल बॉन्ड नहीं है, ये क्या है? वीक बॉन्ड है, जिससे क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोजन इज अ बॉन्ड, इज अ वीक बॉन्ड। सही है, पर हाँ ये अच्छी बात है कि अब इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन। और क्या इनमें भी है। तो इस तरीके से वाटर क्रिस्टलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? दोनों में जितने भी यहां पर बॉन्ड्स हो रहे हैं ना, ये सब आपस में एक पर्टिकुलर पैटर्न में जुड़ना शुरू हो जाता है। किसमें? याद में रखना कि लिक्विड H2O, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें रैंडमनेस होती है। क्या होती है? रैंडमनेस जानते हो? रैंडमनेस के कारण पार्टिकल ज्यादा मूव कर रहे होते हैं, उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। पर सॉलिड H2O में क्रिस्टलाइन H बॉन्ड्स होते हैं।
मतलब लिक्विड के केस में मूव करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, सही है। उसका एग्जांपल है, अगर आप कभी भी पानी के अंदर एक 2-4 बूंद उजाला डाल दो, यानी कि वो जो नील नहीं आती, या नॉर्मल इंक डाल दो, पानी को बिना घुमाए भी आप देखोगे वो इंक फैलना शुरू हो जाएगी। किसने नोटिस किया? Yes, sir. ऐसा रूह अफ़ज़ा और हनी में नहीं होता। हनी तो नीचे जाके बैठ जाती है, किसने देखा है? हनी, रूह अफ़ज़ा, ये सब नीचे जाके बैठ जाते हैं, फिर उन्हें हिलाना पड़ता है थोड़ा मिलाने के, समझ रहे हो, शेक करना पड़ता है। बट पानी के साथ दिक्कत क्या है, पानी में जब आप ये सब चीजें डालते हो डिफ्यूज, जैसे नील व्हील, तो धीरे धीरे से फैलते हुए दिखाई देती है। किसने देखा है? लेमन जूस वगैरह वगैरह, समझ रहे हो, क्योंकि पानी में रेंडमनेस बहुत ज्यादा होती है जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है। पर सॉलिड फॉर्म में वो क्या हो जाता है, H बॉन्ड, जिससे उसकी डेंसिटी कम होने के कारण वो और हवा में है। इसीलिए कहते हैं पानी एक ऐसी चीज है जो फ्रीज करने पे और उल्टा क्या हो जाती है, एक्सपैंड। और ऐसा लोहा और किसी और चीज के साथ नहीं होता, सिर्फ किसके साथ होता है, वाटर, ठीक है। मतलब ऑन फ्रीजिंग वाटर, पार्टिकल्स ऑफ H2O क्रिएट मोर गैप्स देन बिफोर। इसको मैं आपको डायग्राम से भी समझाऊं, मतलब एक फोटो भेजूंगा गूगल करके, और वो आपको उसमें पता लगेगा। देखो, बिफोर और आफ्टर, क्लियर है? किसी को डाउट है बच्चों इस पूरे में? No, sir. नो सर। वेरी No, गुड, वेरी sir. गुड। अब थर्मोडायनामिक के अंदर एक सब ब्रांच होती है जिसका नाम होता है, ठीक है, कैलोरीमेट्री। क्या? वो भी तो चलो बता ही देता हूं, लगे हाथ। पहले एक बात बताओ, आपने देखो एक चीज है, यहां पर 2 तरीके के बच्चे बैठे हुए हैं इस क्लास में। एक तो वो जो कि सोच रहे हैं कि यार अब हमने ले तो ली साइंस, अब हम आगे करेंगे क्या, सही है। दूसरे बच्चे वो चलो गो विद द फ्लो, जो ऐसा होगा वो देखा जाएगा, देख लेंगे। पर जिन बच्चों ने सोचा है कि उन्हें क्या करना है, तो उनके पास तो बहुत ऑप्शन होंगे। अगर उन्होंने सोचा, जैसे कि वो एक पर्टिकुलर, मान लो कि अब मैं एक नीट का बच्चा हूं, क्या बच्चा हूं, ठीक है, और मुझे पता है कि मुझे 720 नंबर में से मुझे चाहिए मिनिमम इतने नंबर ताकि मैं दिल्ली में कोई अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकूं। पर मेरे तो इतने आए ही नहीं, मेरे आए इतने, जो कि काफी कम है। अब हो सकता है कि मैं गैप ले लूं, क्योंकि मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, पर मेरे को अपना साल बचाना है। मैं 2 तरीके बचे, एक तो गैप ले लेंगे बिना सोचे समझे कि मेरे को तो डॉक्टर ही बनना है, एक वो कहेंगे चलो छोड़ो आईपी में जाते हैं, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में, अच्छी वाली यूनिवर्सिटी है हमारी, दिल्ली की है, दिल्ली वाले बच्चों को वो प्रेफरेंस भी देती है, और चलो रेडियोलॉजी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, टेक्नीशियन इन रेडियोलॉजी, टेक्नीशियन इन रेडियोलॉजी। मतलब क्या होता है, जैसे एक्सरे निकालना, जैसे कि किसी का अगर रेटिना में प्रॉब्लम है तो उसकी आंखों में लेजर या फिर गामा रेज डाल के उसकी आंखों को ठीक करना, समझ आप बोलते हैं, जो डिफेक्टेड या जो हमारी एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं जो खराब करते हैं हमारी आंखों को, दोबारा रेटिना ठीक हो जाता है, जिससे तुम दोबारा देख सकते हो। आप जानते हो ना थेरेपीज होती है, तो मैं बन गया थेरेपिस्ट। क्या बन गया मैं, जिसके अंदर मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ हीट देके ठीक कर देता हूं। क्या करता हूं, पर हीट में 3 फॉर्म में देता हूं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। उसे बोलते हैं रेडियोलॉजिस्ट। वो टेक्नीशियन वाला काम भी कर सकता है, वो एक्सरे भी निकाल सकता है, और वो आपको हीट देके ठीक भी कर सकता है, ठीक है, उन्हें हीट थेरेपीज बोली जाती है। तो हाँ, मैं बन गया एक रेडियोलॉजिस्ट। अब मैं क्यों बना रेडियोलॉजिस्ट, क्योंकि मुझे आइडिया था कि एक हीट क्या क्या कर सकता है, क्या कर सकता है हीट। अब मैं एक इंजीनियर बनने जा रहा हूं, ठीक है। अब मैं जेई वाला बच्चा हूं, सेम जेई में भी नहीं मिला कोई कॉलेज, जेई में ठीक इतने अच्छे नंबर नहीं है कि आईआईटी मिले, पर मुझे पता लगा कि भाई एक कोर्स है, ठीक है, एकेटीयू में है एक कोर्स, जिसमें आप इंजीनियरिंग इन थर्मोडायनामिक्स कर सकते हो, या इंजीनियरिंग इन पावर प्लांट कर सकते हो। तो क्यों ना वो कर लिया जाए, और पावर प्लांट में एक अच्छी भली क्या ले ली जाए, जॉब, ठीक है। और आप जानते नहीं हो, थर्मोडायनामिक या कैलोरीमेट्री इंजीनियर की एक जॉब बहुत ज्यादा होती है, बट थोड़ा खतरा भी होता है उसमें, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट, या फिर आप हमेशा किसमें रहते हो, एक ऐसी जगह पर रहते हो जहां से हीट एक्सट्रैक्शन करी जाती है। इसमें ऐसा होता है कि 3 महीने लगातार काम रहता है, मतलब 3 महीने आपको कोई ऑफ नहीं मिलने वाला,
फिर 3 महीने लगातार छुट्टी, समझ रहे हो? और उस छुट्टी के टाइम पर भी आपको क्या मिलेंगे? सैलरी तो उतनी ही मिलेगी जितनी आप वर्क कर रहे हो, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा घर से दूर, समंदरों के बीच में, समझ रहे हो, या किसी ऐसी जगह जहां से पेट्रोल या ऐसा निकाला जाता है वहां ले जाया जाता है। तो ये पूरी जो हीट की ब्रांच है ना, इसे बोलते हैं कैलोरीमेट्री। क्या बोलते हैं? अगर आप कैलोरीमेट्री में दोनों बंदे जा सकते हैं, साइंस वाला, बायोलॉजी वाला भी, और मतलब मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों जा सकते हैं, क्योंकि अपना अपना अलग अलग यूज है दोनों में, क्योंकि हमारी बॉडी में पूरा हीट का फ्लो ही तो है देखा जाए तो। और वैसे ही अगर हम देखें तो ये चारों तरफ जो ये बिजली बन रही है हाइड्रो पावर प्लांट से बन रही है, पता है आपको? ये हमारी दिल्ली में हाइड्रो पावर प्लांट से इंजीनियरिंग काफी ज्यादा आती है। दूसरा गैसोलीन पावर प्लांट से आती है, तो वहां पर काम कर लिया जाए, ठीक है, क्योंकि इट इज अ प्रैक्टिकल, इट इज प्रैक्टिकल। तो हेडिंग डालो कैलोरीमेट्री और इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो कैलोरीमेट्री क्या होती है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस in which we deal with the flow of heat. It works on the principle of heat gain is equal to heat lose. इसका मतलब है किसी भी चीज में से अगर हीट लूज होगी तो किसी में गेन जरूर होगी, ये बात समझना। जैसे एक स्टील की ग्लास में कॉफी है, एक स्टील की ग्लास में क्या है? क्या इस कॉफी, आपका हाथ ठंडे है, आपके हाथ बहुत ठंडे हैं, आपको अपने हाथ गर्म करने हैं, तो आपने स्टील की कॉफी को आप दोनों हाथों से पकड़ लिया और आप देख रहे हो कि आपके हाथ अब गर्म हो चुके हैं। ऐसा क्यों? हीट ट्रांसफर हो गई वहां से स्टील के जरिए, पहले तो वो स्टील में आई, स्टील के जरिए आपने इसमें आ गई हाथों में, मतलब वहां से हीट लॉस हुई तो कहीं हीट क्या हो गई? गेन हो गई। समझ में आया बच्चों? ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है ये? यस सर। यस सर। बच्चों 2 मिनट रुकना, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, उसी के बाद लीव करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसका नाम है बॉम कैलोरीमीटर। क्या? सही है। क्या करते हैं हम लोग? एक जगह लेते हैं, मतलब एक, मान लो, ध्यान से समझना, ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है जिसके अंदर यूरेनियम फ्यूल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? यूरेनियम फ्यूल। जानते हो यूरेनियम कितना हाईली रेडियो एक्टिव होता है, और इसे जानबूझ के बॉम्बिंग करवाई जा रही है, मतलब बॉम्ब बनाया जा रहा है इसका, मतलब इसको जानबूझ के बस्ट करवाया जा रहा है, जानबूझ के। और इसके चारों तरफ वाटर, क्या है? वाटर है, इसके चारों तरफ वाटर है, जो कि एक पाइप से गुजरते हुए इसके सामने जस्ट टरबाइन पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? टरबाइन। हम क्या करते हैं? इस यूरेनियम को बस्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? और आपको पता नहीं होगा, जो ये चैम्बर बनाया है ना, ये इस रूम से भी 5 गुना ज्यादा बड़ा होता है। ये चैम्बर, जो ये चैम्बर है, पूरा पानी से भरा हुआ, पूरा पानी से भरा हुआ ये चैम्बर होता है, जिसके अंदर हम यूरेनियम को ब्लास्ट करवाते हैं, ताकि यूरेनियम जानबूझ के रेडिएशन निकाले। क्या निकाले? और वो रेडिएशन किस में आ जाए? वाटर में। और वाटर, पता है आपको, 1 सेकंड के अंदर 1 सेकंड के अंदर सारा ये पानी पता है किस में बदल जाए? स्टीम। क्योंकि ये बॉम्ब बहुत ज्यादा क्या होता है? रेडियो एक्टिव, बहुत ज्यादा ही ये पावरफुल बॉम्ब होता है, यूरेनियम से बना हुआ जो ये। तो हम क्या करते हैं? ये हीट लूज करता है। क्या करता है? और वो हीट कौन गेन करता है? आसपास का
और गेन करके क्या बन जाता है, इतना ज्यादा स्टीम बनती है कि वो किस पे जाके गिरती है, और टरबाइन क्या करेगा, रोटेट। अब टरबाइन रोटेट करेगा तो उसके बाद जानते हो क्या होगा, टरबाइन जुड़ा हुआ होता है एक जनरेटर से। टरबाइन घूमता है ना तभी जनरेटर चलता है। आपने वो एफबीआई रूल तो सुना ही होगा, जहां फोर्स होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, वहां करंट बनता है, एफबीआई रूल। उसी के कारण हम इसमें इतनी फोर्स देते हैं कि पीछे ये जनरेटर को चलाता है, जिससे क्या बनता है, करंट। इसे बोलते हैं न्यूक्लियर पावर। क्या मतलब, हमने यूरेनियम के न्यूक्लियस को न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह यूज किया और उसकी हीट यहां से लूज हुई और बाहर क्या हो गई। इसे आप एक तरह की बॉम्बिंग कैलोरीमेट्री बोल सकते हो, बॉम्ब कैलोरीमीटर, जिसमें आपने एक तरफ क्या करी, हीट, तो दूसरी तरफ हीट क्या हुई, और वो सारी हीट कहां चली गई, स्टीम बन के। तो हमने कैसे, देखो हमने क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने का सबसे जबरदस्त तरीका है और सबसे फास्ट भी। यूं ही जापान सबसे आगे नहीं है, उनके पास बहुत सारे क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। समझ में आ रही है, जिस देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट ज्यादा बढ़ेगी उसकी ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी। क्योंकि एक बात है, देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत ज्यादा एनर्जी बनाता है, और पता है आपको, जिस दिन इंडिया के हर घर में 2400 घंटे इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई ना, जिस दिन ऐसा हो गया, आपको पता है इंडिया नेक्स्ट लेवल पे आराम से चला गया है। क्योंकि हमें चाहे पता ना हो हमारी वर्थ, पर कुछ लोगों को उनकी वर्थ कुछ ज्यादा ही पता है, तो वो बस चाहते हैं कि उन्हें मिले इलेक्ट्रिसिटी, ताकि वो अपने घर पे वाईफाई लगवा सके, अपने घर पे कुछ ना कुछ लगवाएं ऐसा वो चीज, और कुछ सीखें और कुछ बनाएं, कुछ सीखें और कुछ। 2019 के बाद 20 और 21 में सबसे ज्यादा नए स्टार्टअप, सबसे ज्यादा नए सॉफ्टवेयर अगर किसी कंट्री ने बनाया है तो वो कौन है, इंडिया, जिसमें सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स हुए हैं और सबसे ज्यादा नए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स हुए। रीजन है क्योंकि लोग घर पे बैठे थे, और घर पे बैठेंगे तो कुछ, या तो फालतू टाइम वेस्ट करेंगे, नहीं तो वो क्या करेंगे, कुछ क्रिएट करेंगे, और जब वो कुछ क्रिएट करेंगे तो मार्केट में उनका। तो आप समझ में आया, हीट गेन इक्वल टू हीट लूज। सर इसकी पिक भेज दीजिए। भेज दूंगा। ऑनलाइन बच्चों सब समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट। बाय सर। बाय सर।